सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि इंतखाबी मुहिम इख्तिताम की तरफ अब जा रही है, आपके ख्याल में मरकज़ में क्या सूरत हाल बन सकती है? देखिए जी, अगर आप फिगर्स की तरफ जाएं तो कौमी असम्बली की जिन सीटों पर इलेक्शन होता है वो हैं 266, और इसमें जो 133 ले ले वो ज़ाहिर है उसकी मेजॉरिटी हो जाती है, उससे उसकी गवर्नमेंट बन जाती है। रिज़र्व सीटें भी जिस तरह से आप अपनी इन सीटों पे जीतते हैं उसी के तनासब से आपको रिज़र्व सीटें भी मिलती हैं ख़वातीन की। तो इसलिए ये इलेक्शन इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि इसी से मेजॉरिटी डिटरमिन होती है। तो इस वक्त तक की जो सूरत हाल है उसके बारे में अंदाज़े लगाए जा सकते हैं। वैसे तो दुनिया भर में इलेक्शन जो है वो सरप्राइजेज़ लेके आता है। बड़े बड़े बुर्ज जो हैं वो उलट जाते हैं, और बड़े बड़े जिनके बारे में लोगों को यकीन होता है कि ये नहीं हारेगा वो भी हार जाते हैं। हमने माजी के इलेक्शनों में देखा बड़े बड़े बुर्ज उल्टे, बड़े बड़े ऐसे लोग जो इतने मारूफ नहीं थे वो जीत गए। पीर पगाड़ा को शिकस्त हो गई, ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई को शिकस्त हो गई, पिछली दफ़ा बिलावल भुट्टो लियारी से हार गए, इससे पहले इमरान खान को लाहौर से शिकस्त हो गई। तो ये होता रहता है, इसलिए इलेक्शन सरप्राइजेज़ लेके आता है, और इस दफ़ा भी इलेक्शन वही होता है जो सरप्राइज़ लेके आता है। इस दफ़ा भी सरप्राइजेज़ होंगी, इस दफ़ा भी बुर्ज उल्टेंगे। हाँ, कितने उल्टेंगे, कहाँ उल्टेंगे, किसके उल्टेंगे, ये इलेक्शन बताता है। तो बुनियादी तौर पर अगर अंदाज़ा लगाया जाए, बुनियादी तौर पर दुनिया भर में तो स्नैप पोल होते हैं, बड़ी साइंटिफिकली जो है वो डिटरमिन किया जाता है, लेकिन फिर भी उसमें गलती की गुंजाइश होती है और गुंजाइश निकल आती है। हमने देखा कि माजी में ऐसी गलतियां अमेरिका के इंतखाबात में जो अंदाज़े लगाए गए थे वो गलत साबित हुए। तो अब तक भी यहाँ पे अदारों ने जो अंदाज़े लगाए हैं, जो हमारे ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि नून लीग लीड करेगी अगले इलेक्शन के रिज़ल्ट्स के मुताबिक, और उनका अंदाज़ा ये है कि 100 से 110 तक जो सीटें हैं वो नून लीग जो है वो ले लेगी, और उसके साथ कोलिशन मिलके जो कि छोटी पार्टियां होंगी वो मिलके हुकूमत जो है वो बनाएंगी। तो आम ये तवक्को की जा रही है, लेकिन ज़ाहिर है वल्लाह बिस्सवाब, क्या अगर 60% जो है टर्नआउट आ गया और अगर बहुत ज़्यादा पीटीआई निकल आई तो ये अंदाज़े बिल्कुल गलत भी साबित हो सकते हैं, बिल्कुल टोटली चेंज। लेकिन अगर मामूल के मुताबिक इलेक्शन हुआ तो ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि नून लेड गवर्नमेंट जो है वो अगली बनने वाली है। अब उसके बाद हम देखते हैं बाकी जगह क्या होता है। सुहेल साहब, अब पंजाब की बात करें तो यहाँ मुस्लिम लीग नून की पोजीशन मजबूत नज़र आ रही है इस दफ़ा। तो पंजाब में इलेक्शन के बाद का मंजरनामा क्या होगा? देखें जी, जो पंजाब है इस वक्त यहीं पर असल टसल या असल पॉलिटिक्स या वज़ीर आज़म का फ़ैसला होना है, किस पार्टी ने रूल करना है इसका फ़ैसला होना है। और अगर पंजाब के इलेक्शन का एक लफ्ज़ में उसको ट्रांसलेट करना हो या बयान करना हो तो वो ये है कि ये इलेक्शन हो रहा है प्रो नून या एंटी नून, या प्रो पीटीआई या एंटी पीटीआई। तो इस इलेक्शन में बाकी जो सारे फैक्टर हैं पंजाब में वो नज़र नहीं आते, इसीलिए पीपल्स पार्टी बहुत मेहनत करने के बावजूद भी वो मकाम नहीं बना सकेगी जो उसको मिलना चाहिए, क्योंकि लॉक्ड हैं लोग। जो वोटर है वो इन्हीं दो ग्रोहों के अंदर फंसा हुआ है, या वो पीटीआई का हामी है या पीटीआई का मुखालिफ है, या मुस्लिम लीग नून का हामी है या मुस्लिम लीग नून का मुखालिफ है। इसलिए वोटिंग ट्रेंड जो है वो यही रहेगा कि पंजाब के अंदर कि या एंटी पीटीआई वोट पड़ेगा या प्रो पीटीआई या प्रो पीएमएलएन या एंटी पीएमएलएन। अब अगर पंजाब के अंदर हम डीप चले जाएं, पंजाब के अंदर जो है वो 9 डिवीज़न हैं और रीजन्स 3 हैं। एक को हम कहते हैं नादरन रीजन, ठीक है, जो कि अटक से शुरू हो के आगे तक जाता है, फिर एक सेंट्रल पंजाब है और फिर एक साउथ पंजाब है। और सबसे ज़्यादा सीटें जो हैं वो सबसे ज़्यादा सीटें सेंट्रल पंजाब के पास हैं, और
बाकी जो हैं वो सीटें तकसीम हैं। अब फ़र्ज़ कर लें हम सेंट्रल पंजाब जो है अगर उसको देखें तो सेंट्रल पंजाब में 5 डिवीज़न है, जिसमें लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सरगोदा और साहिवाल हैं। और इसके जो अज़ला हैं 21 अज़ला हैं, लाहौर, शेखुपुरा, कसूर, ननकाना साहब, फैसलाबाद, जंग, टोबा टेक सिंह, चन्योट, सरगोदा, मियाँ वाली, कुशाब भी होना चाहिए, बखर, गुजरांवाला, गुजरात, वज़ीराबाद, सियालकोट, नारोवाल, मंडी बहावलदीन, हाफजाबाद, उकाड़ा, पाकपतन, साहिवाल। कौमी नशिस्तें हैं 82 यहाँ पर, जिन पे जो फ़ैसला कुन है पंजाब की पॉलिटिकल सूरत हाल में, ये NA 62 से NA 143 तक जाती हैं। सूबाई नशिस्तें इसके अंदर सेंट्रल रीजन के अंदर इसमें 178 हैं। तो अब अगर पिछली दफ़ा का हम जायज़ा लें तो देखें 2018 में PTI ने सेंट्रल पंजाब से बड़ी कम सीटें ली थी, 28 सिर्फ, और PMLN ने बावजूद बड़ी मुश्किलात के 49 सीटें जीत गई थी। और ख़ासकर जो ही सेंट्रल पंजाब में दाखिल हुआ था, नॉर्थ पंजाब में PTI जीती थी, लेकिन जो ही सेंट्रल पंजाब में एंटर हुए तो जो थी नून जीतना शुरू हो गई थी गुजरात से। तो और क्यू जो थी वो सिर्फ 2 सीटें जो है वो जीत सकी थी। तो इस दफ़ा जो है क्या पिछली तरह का मंजरनामा दोहराया जाएगा जिसमें नून जो थी उसको सेंट्रल पंजाब पर सबकत हासिल थी, या सेंट्रल पंजाब का सेंटिमेंट भी बदल चुका है, ये देखने की बात है। और ख़ासकर पिछली दफ़ा फैसलाबाद में हमने तब्दीली देखी थी कि जो बहुत ही प्रो PMLN हुआ करता था फैसलाबाद, उसके रिज़ल्ट्स जो थे प्रो PTI आए थे। लेकिन इस दफ़ा नून ने बड़े एहतियात से वहाँ पे टिकट दिए हैं। क्या इस दफ़ा फैसलाबाद डिवीज़न मुख्तलिफ बिहेव करेगा या 2018 तक, तो ये देखने की बात है। इसी तरह इसमें गुजरांवाला बड़ा स्ट्रांग होल्ड रहा है नून का, सियालकोट बड़ा स्ट्रांग होल्ड रहा है। तो ये सारा जो है सेंट्रल पंजाब जो है ये देखने वाली चीज़ होगी। लाहौर के क्या रिज़ल्ट आते हैं, कुछ सीटों पे कहा जाता है नून मजबूत है, पहले ये कहा जा रहा था कि 8-6, अब क्या कहा जा रहा था कि नून को और कुछ ज़्यादा सीटें मिलने का इम्कान जो है वो बढ़ गया है लाहौर में। और देखना यह है कि फिर भी PTI तो कुछ सीटों पे 2013 में भी जीत गई थी, उस वक्त शफ़कत महमूद, अब उससे जो है वो बैरिस्टर साहब जो हैं वो खड़े हैं, सलमान अकरम राजा साहब, क्या वो दोबारा ये सीट तो तकरीबन शोर समझी जाती है, लेकिन इस दफ़ा यहाँ से ओन चौधरी उन्हें चैलेंज कर रहे हैं। तो ये भी एक इंडिकेटर होगा लाहौर का कि इस सीट पे कौन जीतता है, उससे पता चलेगा कि कितनी हवा जो है वो PTI की चल रही है और कितनी नहीं। अब चलते हैं जनूबी पंजाब की तरफ। तो जनूबी पंजाब जो है इसमें 3 डिवीज़न है, मुल्तान, बहावलपुर और डेरा गाजी खान। और यहाँ के अज़ला 12 हैं, मुल्तान, खानेवाल, तौसा शरीफ, लोधरा, बिहाड़ी, कोट अद्दू, डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़, लिया, राजनपुर, बहावलपुर, बहावलनगर और रहीम यार खान। कौमी नशिस्तें 46 हैं। एक ज़माने में जो था साउथ पंजाब की 41 सीटें होती थीं, एक ज़माने में 49 भी रही हैं। अब ये NA 144 से 189 तक के जो कौमी हलके हैं उसमें है। 2018 में साउथ पंजाब जो था, यहाँ पे आपको याद होगा कि वहाँ साउथ पंजाब जनूबी पंजाब महाज बन गया था, एक ग्रुप बन गया था जो अल्टीमेटली नून और पीपल्स पार्टी के जो लोग थे वो PTI में चले गए थे और ये सारे इलेक्टेबल थे और आखिरी वक्त जाकर PTI में शामिल हुए थे, जिससे जो रिज़ल्ट थे वो बदल गए थे। और पिछली दफ़ा 2018 में PTI ने 24 सीटें जो है वो साउथ पंजाब से ली थी, नून ने 11 सीटें ली थी और PP पार्टी जो थी उसने सिर्फ 5 सीटें हासिल की थी। आज़ाद भी 5 जीते थे जो बाद में सारे PTI में चले गए थे। तो क्या यही सूरत हाल इस दफ़ा नून को भी फ़ायदा देगी, क्योंकि इस दफ़ा जो इलेक्टेबल्स हैं बहुत सारे वो नून में चले गए हैं, या PTI का वोट बैंक इतना स्ट्रांग है कि वो उनकी इस तब्दीली को पसंद नहीं करेगा और स्टिक करेगा। तो
तो जनूबी पंजाब का जो फैसला है, क्योंकि 41 सीट्स हैं, 46 सीट्स हैं, तो इसलिए ये भी बड़ी इम्पॉर्टेंट सीट्स हैं। इससे भी अंदाज़ा होगा कि किस तरफ पंजाब जो है वो जा रहा है। अब आ जाते हैं हम नॉर्थ रीजन को, या जिसको पोठोहार भी हम कहते हैं, और इसमें जो है एक डिवीज़न है, अजला हैं रावलपिंडी, जेलम, चकवाल, मरी, तलागंग और अटक। अब इसमें मरी और तलागंग नए अजला जो हैं ये बने हैं, और इसकी कौमी असम्बली की नशिस्तें 13 हैं, NA 49 से NA 61 तक। सूबाई असम्बली की नशिस्तें 26 हैं, PP 1 से PP 26 तक। तो यहाँ पे जो हल्का बंदियाँ नहीं हुई हैं, उससे सूबाई असम्बली की एक नशिस्त कम भी हो गई है। और 2018 में अगर आप यहाँ देखें तो बहुत हैरान कुन रिज़ल्ट आया था। माजी में ये जो नार्थर्न रीजन था, ये नून लीग का बड़ी देर गढ़ रहा है, और अगर आप उससे पहले चले जाएं 1970 का इलेक्शन देखें तो कि एक ज़माने में ये पीपल्स पार्टी का गढ़ होता था। और ये नादर्न रीजन वही है जहाँ से बहुत ज़्यादा लोग फ़ौज में जाते हैं, तो फ़ौज के असरात इन हलकों तक पड़ते हैं और इन हलकों के फ़ौज पर पड़ते हैं, तो इसलिए इस हलके के रिज़ल्ट्स भी बड़े हैं। पिछली दफ़ा यहाँ PTI ने आलमोस्ट स्वीप किया था। 2018 में PTI ने 9 सीटें हासिल की। PMLN जो यहाँ बहुत जीतती थी, सारी सीटें लेती थी, पीपल्स पार्टी एक आधी सीट लेती थी। PMLN को 0 सीट मिली, एक भी सीट नहीं मिली। पीपल्स पार्टी को राजा परवेज़ अशरफ वाली सिर्फ़ 1 सीट मिली, और अवामी मुस्लिम लीग, शेख रशीद, ये भी आप समझें कि PTI को ही सीट मिली थी रावलपिंडी से, तो 10 सीटें जो हैं वो मिली थी PTI को। अब देखना यह है कि क्या यही ट्रेंड जो है आज भी बाकी है, या नॉर्थ जो है वो भी इस दफ़ा चेंज हो जाएगा एस्टेब्लिशमेंट के रवैये से, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के रवैये इस हलके पर असरअंदाज होते हैं, और इस हलके के रवैये एस्टेब्लिशमेंट पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। अच्छा, पीपल्स पार्टी कराची समेत सिंध भर में बड़ी अक्सरियत का दावा करती नजर आ रही है। आपके तज्ज़िये के मुताबिक यहाँ कौन हुकूमत और कौन अपोजिशन में बैठेगा इस दफ़ा? देखिए जी, अगर सिंध की सीटें देखें तो कौमी असम्बली की 61 सीटें हैं, 61 सीटें हैं। कराची, हैदराबाद जो शहरी इलाके कहलाते हैं, ये यहाँ की 24 सीट्स हैं। अंदरून सिंध की 37 सीट्स हैं। और अगर पिछले इलेक्शन देखे जाएं 2018 के, तो MKM जो थी वो सिर्फ 6 सीटें ले सकी थी शहरी सिंध से। PTI जो थी उसने कमाल कर दिया था, 14 सीटें ली थी, सबको हैरान कर दिया था कराची में। MKM की सीटें भी वो ले गई थी। पीपल्स पार्टी जो थी वो शहरी सिंध से सिर्फ 4 सीटें ले सकी थी। और दही अगर देखा जाए, दही सिंध या अंदरून सिंध, तो उसमें पीपल्स पार्टी ने 32 सीटें जीती थी और सिंध में हुकूमत पिछली दफ़ा बनाई थी। इसी तरह GDA ने सिर्फ 2 सीटें ली थी, और PTI ने 1 सीट ली थी अंदरून सिंध, और इंडिपेंडेंट्स ने 2 सीटें ली थी। देखिए, इस दफ़ा जो जरदारी साहब की जो ये पॉलिसी है ना कि सबको अपने साथ मिला लो, अपनी अपोजिशन जो है उसको फ़ारग कर दो, तो उन्होंने यही किया है कि सिंध में कोई काबिल ज़िक्र ख़ानदान सिवाय पीर पगाड़ा के और जतोइयों के कोई ऐसा रह नहीं गया जो पीपल्स पार्टी से में शामिल ना हो गया हो। मेहर ख़ानदान था, उसके अंदर इख्तलाफात को बिलावल भुट्टो साहब ने और जरदारी साहब ने बैठ के तय करवाया, और जो मेहर कज़न थे आपस में उनको सीटें बांट दी और दोनों को अकामोडेट कर दिया। चुनांचे वो सीट भी जो है वो उनके हाथ चली गई। गौस बख्श मेहर साहब जो थे वो भी पीपल्स पार्टी में शामिल हो चुके हैं। तो यूँ लगता है कि सिंध में जो वो सीटें थी सिवाय फहमीदा मिर्ज़ा के और पीर पगाड़ा के, बाकी कोई ऐसी काबिल ज़िक्र मुखालफत हमें नज़र नहीं आती। तो देही सिंध तो में से तो तकरीबन बहुत भारी अक्सरियत से पीपल्स पार्टी जीत जाएगी। अब उनका दावा यह है पीपल्स पार्टी का कि हम 5 सीटें तो कराची से पहले ही जीत चुके हैं, हम इस दफ़ा 8-10 जीतेंगे। दूसरी तरफ MKM का ये दावा है कि हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हुई पिछली दफ़ा और इस दफ़ा हम 12-14 सीटें जीतेंगे। और तीसरी तरफ जमात इस्लामी जो है वो कहती है कि हम बल्दियाती इलेक्शन में सबसे ज़्यादा सीटें जीते हैं और इसलिए हमारा वोटर जो है वो बड़ा एक्टिव है। तो अब ये एक कंफ्यूज सी सूरत हाल है, लेकिन
इसमें कौन जो है वो कराची इस दफ़ा जीतेगा, क्या कराची वन वे जाएगा इस दफ़ा या कराची स्प्लिट मैंडेट देगा, क्या पीपल्स पार्टी 10 सीटें 8 सीटें ले सकेगी, क्या MQM अपनी ओरिजिनल स्ट्रेंथ पे चली जाएगी, या PTI जो है जिसने पिछली दफ़ा ये कमाल कार दिखाया था इस दफ़ा भी कोई सरप्राइज़ देगी। गो अगरचे उनके उम्मीदवार सामने नहीं आ रहे, बेशतर रुपोश हैं, इसलिए इतनी उससे तवक्को नहीं की जा रही जितनी के माजी में उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई थी। सुहेल साहब, क्या खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की पोजीशन माजी की तरह मजीद मुस्तहकम होगी या उनका वोटर उनका साथ छोड़ सकता है? ऐसी कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है? देखिए, खैबर पख्तूनख्वा जो है ये आम तौर पर हमने देखा है कि इसके रिज़ल्ट्स बाकी सूबों से मुख्तलिफ आते रहे हैं। 2013 से जो है खैबर पख्तूनख्वा में PTI नुमायाँ पार्टी बन चुकी है और एक परवेज़ खटक साहब की हुकूमत रही। फिर उसके बाद जब अगली बार आई तो परवेज़ खटक साहब को हुकूमत नहीं मिली, नए चीफ़ मिनिस्टर जो है महमूद ख़ान साहब बन गए। फिर महमूद ख़ान साहब भी अब परवेज़ खटक साहब के साथ जा चुके हैं। लेकिन क्या इसका वोट बैंक पे भी कोई असर पड़ा है कि दो वज़राए आला जो PTI की नुमाइंदगी करते रहे हैं दोनों एक साइड पे हो चुके हैं? यहाँ पे देखें, अगर खैबर पख्तूनख्वा को डिटेल में डिस्कस किया जाए तो यहाँ हज़ारा की 7 नेशनल असम्बली की सीटें हैं। हज़ारा डिवीज़न आम तौर पर खैबर पख्तूनख्वा से मुख्तलिफ वोटिंग पैटर्न रहा है, लेकिन पिछली दफ़ा 2018 में एक ही पैटर्न था। PTI जो थी पहले जो थी वो हारती थी नून से और नून का किला था हज़ारा, लेकिन पिछली दफ़ा हज़ारा से भी PTI जीती और बाकी खैबर पख्तूनख्वा से जीती। तो पिछली दफ़ा सब जगह पर PTI जो थी उसने खैबर पख्तूनख्वा में कमाल दिखाया। पेशावर वैली की 32 सीटें हैं। किसी ज़माने में ये ANP का गढ़ हुआ करता था। ख़ान गफ़ार ख़ान, ख़ान वली ख़ान उनकी बहुत अक्सरियत हुआ करती थी। फिर जब मजहबी जमातों से मुकाबला हुआ तो थोड़ा स्प्लिट हो गया। एक ज़माने में यहाँ कयूम ख़ान साहब जो थे उनका मुकाबला हुआ क्या करता था नैब से। कयूम ख़ान के हामी सब्ज़ टोपी पहना करते थे और जो गफ़ार ख़ान के हामी हैं वो सुरख टोपी पहना करते थे। तो अब तो मुस्लिम लीग का कोई नुमायाँ नाम हमें नज़र नहीं आता जो वो आलमोस्ट वहाँ से शायद उम्मीदवार तो खड़े हैं, लेकिन जिस तरह मुस्लिम लीग का ज़ोर हुआ करता था KPK में वो ख़त्म हो गया। और बदकिस्मती से कालाबाग डैम का मंसूबा तर्क कराने के बाद और सूबे का नाम तब्दील करवाने के बाद जो मेजर 2 डिमांड्स थी वो जब मंजूर हो गई तो ANP का जो पख्तून कौमियत का स्ट्रांग नारा था वो भी कमज़ोर हो गया और पार्टी भी आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर हो गई। और दूसरा, दहशत गर्दों ने उनके इतने बड़े नामवर लोगों को रास्ते से हटा दिया और इतनी खौफ व दहशत पैदा की कि वो पार्टी उससे और कमज़ोर हो गई। तो 2018 के अगर रिज़ल्ट देखें हम तो 2018 में PTI ने हज़ारा से तो 3 ली, PMLN ने 2 ली, MMA ने 1 ली और इंडिपेंडेंट से 1। लेकिन वैली में PTI ने 27 और MMA ने 3, PMLN ने 1, ANP ने 1 ली। एक्स फाटा की भी 6 सीटें हैं, वो भी असरअंदाज होंगी इस दफ़ा। तो अब देखना ये है कि क्या कहा तो ये जा रहा है कि PTI छाई हुई है, लेकिन दूसरी तरफ जो बड़े बड़े नाम हैं वो PTI को छोड़ चुके हैं। मसलन जो बैरिस्टर गौहर अली हैं, इनके मुकाबले में जो हैं वो 2018 में जीतने वाले PTI के जो रहनुमा हैं वो खड़े हैं और उनको परवेज़ खटक की हमायत हासिल है। मुझे तो यूँ लगता है कि अब भी जो है वो KP में तहरीक इंसाफ जो है उसका ही जो है हवा चल रही है। लेकिन कुछ लोग इससे इख्तलाफ भी करते हैं और वो कहते हैं स्प्लिट मैंडेट आएगा। लेकिन मेरी ज़ाती राय गलत भी हो सकती है, लेकिन मेरी ज़ाती राय ये है कि अब भी KP में PTI जो है उसका गलबा रहेगा। अच्छा, ये बताइएगा क्या बलूचिस्तान में माजी की तरह मखलूत हुकूमत बनेगी या इस दफ़ा कुछ अपसेट हो सकता है? जी देखें, बलूचिस्तान में 16 कौमी असम्बली की सीटें हैं, पख्तून बेल्ट की कम सीटें हैं, 4 हैं, और बलोच बेल्ट की 12 सीटें हैं। कुछ लोग बाद सीटें मिक्स भी हैं जिसमें पख्तून और बलोच दोनों शामिल हैं। तो यहाँ देखें 77 के बाद से
बलोचों में सिर्फ एक दफ़ा JWP जो थी जमहूरी वतन पार्टी, या एक दफ़ा जो थी मैंगल साहब की पार्टी, उसने कोई नुमाया सीटें, या डॉक्टर मालिक की सीटें, ये सारी कौम परस्त जमातें हैं, इन्होंने नुमाया हासिल की थी। वगरना अब बलूचिस्तान में साल हा साल से जो इलेक्शन होते हैं उसमें कोई एक पार्टी नुमाया हैसियत नहीं हासिल करती। स्प्लिट मैंडेट होता है कौमी असम्बली में भी और सूबाई असम्बली में भी। और जो बलूचिस्तान की जो गवर्नमेंट बनती है, काफ़ी अरसे से वो कोलिशन गवर्नमेंट्स बन रही हैं, और जिससे कोई डिसिप्लिन नहीं होता, इसीलिए तरक्याती काम जो हैं उनमें बहुत घपले होते हैं, और बलूचिस्तान की तरक्की भी उस तरह से नहीं हो रही। कोई वहाँ स्ट्रॉन्ग एक सियासी जमात का जो है वो स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है। किसी ज़माने में पीपल्स पार्टी होती थी, JUI कुछ नज़र आती है, लेकिन बाप जो है वो नई बनी, उन्होंने मुख्तलिफ़ लोगों को इकट्ठा किया। लेकिन जिस तरह से एक पूरे सूबे में कोई मकबूल पार्टी होती है वो हमें नज़र नहीं आती। अब भी वहाँ इलेक्टेबल्स हैं, अब भी वहाँ ट्राइबल चीफ हैं, उन्हीं के पास जो हैं वो सीटें हैं। और पिछली दफ़ा के अगर आप इलेक्शन को देखें तो 2018 में JUI ने 3 सीटें ली, बाप ने 1 सीट ली, और पख्तून बेल्ट के अंदर, तो पख्तून बेल्ट में भी JUI और बाप जो है इसका मुकाबला होगा। दूसरी तरफ बलोच बेल्ट में हम देखते हैं कि बड़ा ही स्प्लिट था, बाप ने 3 सीटें ले लीं, JUI ने F ने 2 सीटें ले लीं, BNP ने 3 सीटें ले लीं, PTI ने 2 सीटें ले लीं, जमहूरी वतन पार्टी ने 1 सीट ली और इंडिपेंडेंट ने 1 सीट ली। तो अब भी लगता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई सियासी असर व रसूख नहीं है सियासी जमातों का। सियासी जमातें भी इलेक्टेबल्स को इकट्ठी करके ही अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाती हैं और उन्हीं के ज़रिए हुकूमत बनाती हैं। मुझे लगता है कि बलूचिस्तान की सूरत हाल में भी कोई तब्दीली आने का इम्कान नहीं है, अब भी उसी तरह का स्प्लिट मैंडेट ही होगा।